हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग मशीन लर्निंग के बेसिक्स को समझेंगे। घबराइए नहीं, इसमें हम मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं, बस कुछ डिफिनीशंस को ही समझेंगे और मशीन लर्निंग का फंडा देखेंगे। ये वीडियो एक तरीके से बेस है मशीन लर्निंग का, तो इतना तो फंडामेंटल क्लियर होना ही चाहिए। देखिए, डायरेक्टली बिल्डिंग का छत तो नहीं बन सकता है ना, उसके लिए तो बेस बनाना पड़ेगा। तो ये वीडियो बस एक छोटा सा बेस है मशीन लर्निंग का। हम मैथमेटिक्स और स्टेट्स वगैरह का बेसिक्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग का क्या फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी ही चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में भी आप देखेंगे कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बेसिक से ही पूछा जाता है। तो जल्दी से वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना बेसिक को क्लियर करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग इस वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आखिर होता क्या है, क्या डिफिनेशन है मशीन लर्निंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाई टू यूज मशीन लर्निंग, आखिर मशीन लर्निंग की यूज क्यों करना है, कुछ और यूज क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग के टाइप्स को देखेंगे, कितने कितने प्रकार के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मशीन लर्निंग में क्या चैलेंजेस हैं, किस सिचुएशन में हम मशीन लर्निंग को यूज नहीं कर सकते, ये सिचुएशन को हम समझने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग को, मतलब अगर हमने मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया तो कैसे पता चलेगा कि मेरा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो सही बना है कि नहीं बना है। तो इसके लिए टेस्टिंग और वैलिडेशन कैसे करते हैं मॉडल का, और वो हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज अ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग है क्या। तो अगर हम डिफिनेशन से जाने का ट्राई करें तो मशीन लर्निंग का एक सीधा सा डिफिनेशन ये हो सकता है, मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, मशीन लर्निंग एक ऐसा फील्ड है, मशीन लर्निंग एक ऐसा साइंस है जिसमें हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो डेटा से लर्न कर सके। मतलब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक साइंस है और एक डेटा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर डेटा का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ऐसा एल्गोरिथम जो डेटा से लर्न कर सके, उस एल्गोरिथम को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। अगर हम कुछ और डिफिनेशन से समझना इसको चाहें तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट आर्थर सैमुअल, ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ, मशीन लर्निंग ऐसा फील्ड है जिसमें हमें कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है किसी आउटपुट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे हम एक बहुत लंबी लॉजिक लिखते हैं, इफ एल्स का लॉजिक लिखते हैं, अगर ये हुआ तो ये, अदरवाइज ये, अदरवाइज ये नहीं तो ये, इस तरीके के लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई रूल बनाना है तो लंबे लंबे प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमें ये ना करना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार करते हैं जो अवेलेबल डेटा से लर्न कर सके और उससे एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ एल्गोरिथम क्रिएट कर सके। तो उसको हम लोग मशीन लर्निंग करते हैं। जो मैंने ऊपर आपको समझाया सेम चीज वहाँ ये भी वही कह रहे हैं। एक और साइंटिस्ट है, इनका नाम है टॉम मिशेल। इनका एक बहुत अच्छा मशीन लर्निंग का बुक भी आता है। ये बोलते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी if its performance on D as measured by P improves with experience E। ये कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है राइट, लेकिन जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं तो ये भी आपको काफी सिंपल लगने लगेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस E, यहाँ पर E क्या हो गया, डेटा हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू सम टास्क T क्या हो गया, टास्क हो गया। मशीन लर्निंग का हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा टास्क हो गया। एंड सब परफॉर्मेंस मेजर पी, तो पी क्या हो गया, अगर हम कोई मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग का तो उसमें कोई हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है तो वो यहाँ पे पी हो गया। इफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन टी, जो हमारा टास्क है उस पे परफॉर्मेंस, जो हमारा टास्क है उस पे जो परफॉर्मेंस हो रहा है जो कि हम पी से मेजर कर रहे हैं, इम्प्रूव विथ एक्सपीरियंस ई, मतलब डेटा के साथ वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि एक ऐसा प्रोग्राम डेटा से लर्न कर रहा है सम टास्क टी के लिए जिसको हम एक पार्टिकुलर पी से मेजर कर रहे हैं, और अगर उसका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करता है अगर हम डेटा को अपडेट करते हैं। ठीक है, अगर हम और हिस्टोरिकल डेटा को
इम्प्रूव करते हैं, उसमें हम अपडेट करते हैं डेटा को और बढ़ाते हैं, अगर वो मेजरमेंट, अगर वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है तो वैसे एल्गोरिथम को मशीन लर्निंग कहा जाता है। ये दो डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग क्या है। सीधा सीधा अगर कोई भी ऐसा एल्गोरिथम जो डेटा से कुछ लर्न करके हमें आउटपुट दे सकता है उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। बस दूसरा है वाई टू यूज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग ही क्यों यूज करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, आखिर हम मशीन लर्निंग क्यों यूज करेंगे, कुछ और क्यों नहीं। मान लीजिए आप मशीन लर्निंग यूज नहीं करते हैं, तो इस फ्लो चार्ट को देखिए, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर मशीन लर्निंग यूज नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है आप इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करने जगह पर रूल्स लिखते हैं बस। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको लोन डिफॉल्ट प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है। मान लीजिए आपके पास 3 फीचर है बस। एक है बैंक बैलेंस, एवरेज बैंक बैलेंस, हर महीने उसके पास कितना एवरेज बैंक बैलेंस रहता है। दूसरा है नंबर ऑफ ईएमआई बाउंसेस, अब तक उसका कितना ईएमआई बाउंस हुआ है। तीसरा हम ले लेते हैं टोटल क्रेडिट, ठीक है, इन हर मंथ उसमें उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होता है। कुछ 2-3 फीचर्स हम ले लिए। और हमें बताना है कि वो डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक तरीका तो उस मशीन लर्निंग मॉडल फिट करने का, दूसरा तरीका हुआ रूल्स लिखने का। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, मशीन लर्निंग यूज करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूल्स लिख दे रहे हैं। तो रूल्स लिखते हैं, क्या रूल्स लिखेंगे, तो रूल लिखना भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहले बात तो रूल लिखने के लिए सबसे पहले जो रूल लिख रहा है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में और डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए। तो वो रूल लिखेगा कि अगर बैंक बैलेंस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है, क्रेडिट अमाउंट सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है और ईएमआई बाउंस सर्टेन नंबर से कम है, तब वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट करेगा। ठीक है, तो वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है 6,000 से बड़ा हो सकता है, 10,000 से बड़ा हो सकता है, 15,000 से बड़ा हो सकता है, वो नंबर कोई भी हो सकता है। लेकिन वो नंबर हमें कब पता चलेगा, जब वो पार्टिकुलर पर्सन अगर कोई रूल लिख रहा है तो उसको उस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज है और उसको एक्सपीरियंस है, उसने देखा है कि हाँ इसका अगर बैंक बैलेंस इतना से ज़्यादा रहता है, ये फीचर इतना से कम रहता है, हर एक फीचर का कट ऑफ का उसको आइडिया है बस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जनरलाइज आइडिया बनाया जा रहा है हर एक रूल का। यहाँ से डेटा से लर्न नहीं कर रहा, कोई भी एल्गोरिथम डेटा से लर्न नहीं कर रहा है, एक सिंपल रूल लिख रहा है। और रूल लिखने वाला बस एक ओवरऑल आइडिया लगा रहा है कि अगर ये होगा तो ठीक है, ये नहीं होगा तो ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ एक रूल बना रहा है बस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, रूल बना दिया और उसने लिख दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते सही से। हमने एक डेटा पर उसको लिया, मान लीजिए 6,000 डेटा पॉइंट थे, हमने उसको रूल बना दिया, लेकिन उसको हम कहीं पर भी चेक नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर, मेजर नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली कि हमारा रूल सही बना है कि नहीं बना है। दूसरा चीज़, यहाँ पर अगर हमारा डेटा चेंज होता है तो हम उसको अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पर हम सारे फीचर्स का भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर 3 फीचर से यहाँ पर जो रूल हमने बना लिया, ठीक है, 300 फीचर में तो रूल कैसे बनाएंगे। जब 300 फीचर हो जाएगा तो हम उस केस में तो हम रूल नहीं बना पाएंगे। 300 फीचर का कट ऑफ सेट करना, 300 फीचर से रूल बनाना कितना मुश्किल होगा, जरा सोचिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम सिंपली रूल्स लिखकर, यहाँ पर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम रूल्स लिख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ इतना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कि रूल्स लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा डेटा भी है, तो हम उसको आराम से हैंडल कर सकें। तो दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, यहाँ पर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, सिंपल है। रूल्स यहाँ पर बस रूल के जगह पर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, डेटा से ट्रेन कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थे जो कि हमें आउटपुट दे रहा है और हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब उस पर कुछ मैट्रिक मेजर कर रहे हैं और फिर उसको लॉन्च कर रहे हैं, मतलब उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा से तो हमने हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करने में, हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बना दिया। अब जब हमारे पास डेटा, कुछ नया डेटा आएगा, तो हम फिर से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन कर सकते हैं एक नया डाटा के साथ। जो हमने पहला डाटा लिया था वो, अब जो नया डाटा है हमारे पास वो, तो उससे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं
या फिर उस डाटा को मर्ज करके एक नया बड़ा डाटा सेट बना सकते हैं और उसको हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में फीड कर सकते हैं और इस चीज़ को हम पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा डाटा आते जाएगा और कुछ डाटा में अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं तो वो चेंजेस भी हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में ट्रेन होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम आप लीजिए। कोविड के टाइम में अगर हम अपने नॉन डिफॉल्ट प्रिडिक्शन मॉडल की बात करें तो वहाँ पे जो लोगों का एवरेज बैंक बैलेंस था और आज के टाइम जो एवरेज बैंक बैलेंस है, आप जरा सोचिए क्या वो दोनों सेम होगा? नहीं होगा, राइट। तो अगर कोई रूल बेस्ड सिस्टम पे जाता है, अगर कोविड के टाइम में कोई रूल लिखता है तो क्या वो रूल आज के टाइम में अप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? मैं मैनुअली चेंज करना पड़ेगा जाके। तो कोविड के टाइम के लिए अलग, अभी के टाइम के लिए अलग। इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में अगर कोविड के टाइम पे भी अगर कोई ट्रेन हुआ होता और आज के टाइम भी अगर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा अभी अपडेट हो चुका है, तो उस अपडेटेड डेटा को हम फिर से फीड कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में और हमारा मशीन लर्निंग जो है फिर से उस डेटा पर ट्रेन हो सकता है और एक नया आउटपुट दे सकता है। और ये चीज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड हो सकता है। इसमें हमें मैनुअली कुछ भी प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मशीन लर्निंग का फ़ायदा, जहाँ पर हम डेटा से एक एल्गोरिथम को ट्रेन कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उससे हम कोई भी आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कौन कौन से टाइप? सबसे पहले है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग के पास एक डिजायर्ड आउटपुट होता है जिसको हम लोग लेबल बोलते हैं। मतलब ये जो डेटा सेट इसमें यूज होता है वो एक लेबल्ड डेटा सेट होता है। ये जो लेबल है इसी को हमें प्रेडिक्ट करना रहता है। मतलब इसमें हमें आउटपुट पता होता है कि हमें क्या चाहिए। इस चीज़ को हम लोग सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के दो टाइप्स ही होते हैं बस। एक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। तो जैसे ये दो एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, तो पहला जो है वो क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है, जहाँ पे लेबल दिया हुआ है। हमारा जो ग्रीन टिक जो आप देख रहे हैं वो वहाँ पर लेबल दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई मेल आता है तो एक स्पैम फोल्डर में जाता है और एक आपके इनबॉक्स में जाता है। तो इनबॉक्स में जाता है वो आपका सही मेल रहता है और जो स्पैम में जाता है वो स्पैम मैसेज रहता है। ये इस टाइप के प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बस दो ही आउटपुट है, या तो स्पैम या तो फिर नॉन स्पैम। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेबल है वो मेरा क्या हो गया? स्पैम या नॉन स्पैम, मतलब 0 या 1, अगर इसको हम बाइनरी का टर्म लेते हैं। दूसरा आता है मेरा रिग्रेशन। यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक कंटिन्यूअस डेटा को प्रेडिक्ट करना रहता है। मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है बिटवीन एनीथिंग, बिटवीन -∞ टू +∞, एनीथिंग। ये कुछ भी हो सकता है ये नंबर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है, कोई बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको रिग्रेशन बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग और आगे वीडियोज़ में देखेंगे, क्या क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एल्गोरिथम है, रिग्रेशन में कौन कौन से एल्गोरिथम है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में समझेंगे। दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग। अब इसमें क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा अनलेबल्ड होता है। तो क्या आउटपुट चाहिए हमें नहीं पता होता है। ये क्लासिफिकेशन, ना ही ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है, ना ही ये रिग्रेशन होता है। तो हमारे पास बस डिपेंडेंट फीचर्स ही होते हैं। ठीक है, हमारे पास बस डेटा ही होता है, हमारे पास कोई लेबल नहीं होता, हमारे पास कोई टारगेट फीचर नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हम क्या कर सकते हैं? जो भी डेटा का दिया हुआ है, जो डेटा का क्राइटेरिया है, जो डेटा का इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इसमें टारगेट वेरिएबल नहीं दिया हुआ था, ना ही ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, ना ही ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम था। तो ये जो है एक ग्रुप में डिवाइड हो गया ये पूरा डेटा सेट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरे बाउंड्रीज बनी हुई और बाउंड्रीज में अलग अलग ग्रुप्स है। तीसरा जो होता है वो होता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो आपको सेमी सुपरवाइज से नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो होता है एक तरह का सुपरवाइज भी होता है और अनसुपरवाइज भी होता है। मतलब ये पार्शियली लेबल डेटा होता है। इसमें क्या होता है? डेटा में लेबल भी होता है और कुछ डेटा में लेबल नहीं भी होता है। तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स में बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, सुपरवाइज का भी होता है और अनसुपरवाइज का कॉम्बिनेशन होता है। इसका एक एग्जांपल है डीप बिलीफ नेटवर्क। अभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग बेसिकली सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अच्छे से डीप में कवर करेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है
जो पीछे तीनों टाइप्स मैंने बताए उससे तीनों से काफ़ी डिफरेंट होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें एक एजेंट होता है, वो एजेंट इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता है, मतलब जो डेटा है उसको ऑब्जर्व करता है, उससे लर्न करता है और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है। मतलब अगर उसका प्रिडिक्शन सही है तो उसको रिवार्ड मिलेगा, और अगर उसका प्रिडिक्शन गलत है तो उसको निगेटिव रिवार्ड मिलेगा, जिसको यहाँ पर पेनाल्टी भी कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिवार्ड। तो वो कैसे लर्न कर रहा है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, वो एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम है। मतलब ये खुद से ही लर्न करता है कि इसके लिए बेस्ट मेजरमेंट क्या है, इसके लिए बेस्ट एक्शन क्या है। इस स्ट्रेटेजी को इसके टर्म में पॉलिसी कहते हैं। इसका बस मकसद यही है कि इसको बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवार्ड मिले, पेनाल्टी जितना कम हो और रिवार्ड इसका जितना ज़्यादा हो, ये एल्गोरिथम अपने आप में ही उतना अच्छा होता जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। एक रोबोट है, उसको लर्न करना है कि चलना कैसे है, वो चलना सीखता है, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, उस अलग डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिस हिसाब से इसको जो डेटा मिला उससे वो फीड होगा और वहाँ पे उसको पेनाल्टी मिलेगी कि नहीं तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना था, क्योंकि तुम जो डेटा से तुम पे मॉडल बना है वो इस डायरेक्शन के लिए है, लेफ्ट डायरेक्शन के लिए, तुम राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जो राइट डायरेक्शन में जाएगा तो उसको पेनाल्टी मिलेगा, नेगेटिव रिवार्ड मिलेगा। तो क्या करेगा वो, फिर से चलेगा, फिर से चला तो इस बार वो सही चला। तो जितना वो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते जाएगा और उसका मैक्सिमम ट्राई यही होगा कि वो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉजिटिव रिवार्ड मिलता रहे, तभी वो मॉडल बेस्ट होगा। तो ये एल्गोरिथम आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं। इसकी ज़रूरत है फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। ओनली सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसको हम लोग बाद में जब हम लोग एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तब उसको हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग इसको नहीं देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं चैलेंजेस इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आखिर क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पर मशीन लर्निंग फेल हो सकता है, यहाँ पर हम मशीन लर्निंग को अप्लाई करेंगे तो भी कोई फायदा हमको नहीं होने वाला है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डाटा। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं रहेगा तो हम ट्रेन कैसे करेंगे। मशीन लर्निंग सब तभी काम करेगा सबसे अच्छा उसके पास अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तब। कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को चलाने के लिए कम से कम 10,000 या 20,000 से ऊपर ही डाटा रहेगा, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मशीन लर्निंग मॉडल को चलाने का। अगर मेरे पास बस 100 डाटा पॉइंट है तो वहाँ पर मैं क्या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाऊंगा, कुछ लर्न ही नहीं कर पाएगा। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ही अच्छा मशीन लर्निंग लर्न करता है। इसलिए अगर मेरे पास इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डाटा है तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरा है नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डाटा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें अगर हम ऐसा ट्रेनिंग सेट यूज़ करते हैं, ऐसे ट्रेनिंग डाटा पर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, इसके लिए हमने मॉडल बनाया जिस चीज़ को हम जनरलाइज करना चाहते हैं वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। तो अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एज है या फिर एज छोड़िए, मेरे पास वेट है और मैं हाइट को प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे टू इंडिपेंडेंट फीचर है, इंडिपेंडेंट फीचर क्या हुआ यहाँ पर, वेट हो गया, जिससे मैं हाइट प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ जो कि मेरा डिपेंडेंट फीचर है। हाइट मेरा टारगेट फीचर हो गया। जो वेट है मेरा, अगर मैं बस 50 kg तक का ही लूँ वेट, पूरे ट्रेनिंग डाटा में मेरा 50 kg ही है, मैक्स टू मैक्स 50 kg, उससे ज़्यादा नहीं है, और मिनिमम मेरा 30 kg है। मतलब 30 kg टू 50 kg के बीच का वेट है और उसका ही हाइट दिया हुआ है। तो अगर मैं 90 kg वाले वेट का हाइट निकालना चाहूँगी या 25 kg वाले वेट का हाइट निकालना चाहूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो हुआ नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डाटा हुआ, क्योंकि उसमें वो सारे केसेस ही अवेलेबल नहीं है वेट के जिससे हाइट प्रेडिक्ट हो सके। अगर कोई भी टास्क को हमें परफॉर्म करना है, उसको जनरलाइज करना है, बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर कि मैं वेट दूंगा तो हाइट आ जाना चाहिए। तो हमें इस टास्क को, हमें इस प्रॉब्लम को जनरलाइज करना है कि हमें हाइट प्रेडिक्ट हो जाना चाहिए वेट, अगर मैं कुछ वेट देता हूँ तो। लेकिन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस वेट पे ट्रेन ही नहीं हुआ जिससे हम ये बता सकें कि अगर मेरा वेट 60 kg या 70 kg है तो हाइट क्या होगा, तो वो अच्छा रिजल्ट तो नहीं देगा ना।
तो इसलिए डिपेंडेंट फीचर में वो सारे केसेस अवेलेबल होना चाहिए जिससे एक टारगेट फीचर डिसाइड होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा। तीसरा है पुअर क्वालिटी डेटा। पुअर क्वालिटी डेटा क्या होता है? अगर डेटा में बहुत ज़्यादा एरर है, डेटा ही सही नहीं है, अगर किसी का वेट जो है 1000 kg दिया हुआ, उसमें 50% केस में 1000 kg दिया होता है, डेटा सही हुआ? उसमें बहुत ज़्यादा आउटलायर्स है, नॉइजेज हैं, बहुत ज़्यादा नॉइजेज हैं, वेट में कुछ स्ट्रिंग आ गया, तो क्या इस केसेस में डेटा सही है? वो हो गया पुअर क्वालिटी डेटा, मतलब डेटा का कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो मॉडल कैसे बनेगा? ठीक है। तीसरा है इररिलेवेंट फीचर। इररिलेवेंट फीचर के आप नाम से समझ गए होंगे कि ऐसा फीचर जो कि रिलेवेंट ही नहीं है। मुझे हाइट मेजर करना है वहाँ पर, और यहाँ पर फीचर में क्या दिया हुआ, नेम दिया हुआ है। ये नेम से हाइट मेजर होगा? कभी नहीं होगा ना। तो अगर ऐसा कुछ इररिलेवेंट फीचर आता है तो वहाँ पर भी मॉडल नहीं बन पाएगा, सही से नहीं बन पाएगा। इसके बाद आता है ओवरफिटिंग। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है, हमने ट्रेनिंग डाटा से ट्रेन करके मॉडल को बना दिया। अब हमने क्या किया, मेजरमेंट किया, जो भी हम मॉडल का परफॉर्मेंस मेजर किया, हमें बहुत अच्छा लगा, खुश हो गए हम, क्या बात है। उसके बाद जब हमने उसको नया डाटा पे टेस्ट किया तो हमें पता चला कि हमारा तो मॉडल बहुत बेकार निकला यार। तो उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरफिटिंग। मतलब हमने मॉडल को बिल्कुल फिट तो किया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फिट कर दिया, ओवर फिट कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो ट्रेनिंग डाटा है उसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखा, लेकिन अगर हम नए डाटा पे उसको अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, चलो देखते हैं, तो उस केस में मेरा मॉडल बेकार हो गया। उस चीज़ को ओवरफिटिंग बोलते हैं। अगर ठीक इसका उल्टा देखें कि अगर मेरा जिस चीज़ पे हमने ट्रेन किया है उस पर बहुत कम दिख रहा है परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हमें नए डाटा पे देख रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर फिटिंग। मतलब हमने मॉडल को अंडर फिट कर दिया। तो ये था हमारा मेन चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग। अब हम लोग देखते हैं कि हमने मॉडल बना दिया, उसके बाद हम उसको टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग कैसे करेंगे, मतलब उसकी टेस्टिंग और उसकी वैलिडेशन कैसे करेंगे कि हमने जो मॉडल बनाया है क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, या वो सही मॉडल बना है या नहीं बना है। तो उस चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले तरीका तो ये है टेस्ट स्प्लिट। अगर हमारे पास कुछ डेटा सेट है तो उसका कुछ परसेंटेज में हम ट्रेन करेंगे, और बाकी परसेंटेज को हम मॉडल में कहीं पर भी टच नहीं करेंगे, उसको हम बस टेस्ट करने के लिए रखेंगे कि हमारा जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है उसको हम किसी दूसरे डेटा सेट पर टेस्ट करेंगे। तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है। तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं। उसको हम रेंडमली सफल भी कर सकते हैं, या फिर उसमें हम क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम हर बार उसी डेटा सेट को कुछ पोर्शन को ट्रेन करेंगे, कुछ पोर्शन को टेस्ट करेंगे, फिर से रेंडमली कुछ पोर्शन को ट्रेन करेंगे, फिर से कुछ पोर्शन को टेस्ट करेंगे। तो क्रॉस वैलिडेशन एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग करने का, जिसको हम लोग जब डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को तो डिटेल में क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स को, क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक जो है बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं उसके, तो उसको हम लोग अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसको हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे। दूसरा है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब ये क्या होता है? कोई भी मॉडल कोई भी मॉडल तो डिफाइन करता है उसका हाइपर पैरामीटर। कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो भी होता है, अगर वो ट्री बेस्ड हो या नॉन ट्री बेस्ड हो या सिंपल हो, तो उसके कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि मॉडल को डिफाइन करता है, और वो पैरामीटर हमको पहले से ही देना पड़ता है। जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसके पहले से ही वो डिसाइड होता है कि हम उसको क्या हाइपर पैरामीटर देने वाले हैं, और उसके बेसिस पर ही वो एल्गोरिथम ट्रेन होता है, जो भी डेटा है उस पर ट्रेन होता है, और फाइनल आउटपुट मिलता है हमें। लेकिन क्योंकि एक हाइपर पैरामीटर का बहुत सारा रेंज हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी ट्री बेस्ड मॉडल है तो उसमें कितने भी ट्री हो सकते हैं, 50, 100, 200, 150। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे कि ट्री बेस्ड मॉडल क्या होता है, हाइपर पैरामीटर क्या होता है, ट्यूनिंग का क्या क्या प्रोसेस, सारी चीज़ पढ़ेंगे। बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अभी बस हम बेसिक देख रहे हैं, बस डिफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो डिफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि एक हाइपर पैरामीटर का बहुत सारा रेंज हो सकता है, तो कौन सा हाइपर पैरामीटर मेरे लिए सबसे बेस्ट है, जहाँ पर मेरा मॉडल का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाला जो होगा वही हाइपर पैरामीटर हम लेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ट्यूनिंग जो वर्ड है, जैसे आपने रेडियो देखा होगा, तो रेडियो में क्या करते हैं हम, जो उसका नोब रहता है उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, राइट, इधर उधर घुमाते हैं, इसको लेफ्ट राइट घुमाते हैं, और जहाँ पर भी मेरा बैठ जाता है ना वो सबसे बेस्ट होता है मैं, तो वहाँ पर वो स्टेशन पकड़ लेता है।
तो वही हमें यहाँ पर स्टेशन पकड़ाना है। यहाँ पर तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं, फाइंडिंग द बेस्ट पैरामीटर ऑफ अ मॉडल दैट मिनिमाइजेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मॉडल। तो यहाँ पर जो ओवरऑल कॉस्ट है मॉडल का, उसको मिनिमाइज करने का काम करता है यहाँ पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी। ओवरऑल कॉस्ट, ये मॉडल का कॉस्ट क्या होता है, जो कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे ऑटोमाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है मॉडल सिलेक्शन। अब कौन सा मॉडल, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अलग अलग एल्गोरिथम से मशीन लर्निंग की दुनिया में। तो कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट होगा, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर उसका परफॉर्मेंस मेजर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद फाइनल मॉडल सेलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं मशीन लर्निंग के, जो आपको जानने चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ये सारी चीज़ें आपको बस डिफिनेशन समझ में आना चाहिए कि ये सब क्या होता है, क्यों होता है। ये काफ़ी बेसिक था, मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था। बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ हो सकता है तो हम लोग स्टेट्स या मैथ के बेसिक्स को भी समझ लेंगे। जितना ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे स्टेट्स और मैथमेटिक्स में, और फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ कोडिंग भी करेंगे। तो मतलब हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम कोड करके देखेंगे ये कैसे एल्गोरिथम अप्लाई होता है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।